हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज का भाग 7। इससे पहले हम इसके 6 वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने कुमाऊं के सारे ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं गढ़वाल के ज़िले, और कुल 7वां ज़िला है ये, गढ़वाल का पहला ज़िला, जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुद्रप्रयाग के बारे में। रुद्रप्रयाग के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो पिछले अगर वीडियो आपको याद होंगे तो मैंने आपको बताया था, प्रश्नों के माध्यम से पूरा जिला समझाया था। तो इस बार क्या समझेंगे, पहले जिला समझ लेंगे, जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लगाएंगे। तो आप लोग के लिए एक नया अनुभव होगा, आपको मज़ा भी आएगा। बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखना है। तो ये हमारे उत्तराखंड का मैप है जहाँ पर रुद्रप्रयाग अगर आपको दिखाएं हम, तो रुद्रप्रयाग आप ये देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग यहाँ पर स्थित है हमारा, जो उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और चमोली से घिरा हुआ है। और अब अगर ध्यान से आप उत्तराखंड का मैप देखें तो उत्तराखंड की जो ऊपरी सीमा है वो किससे लगती है, ये चीन से लगती है। पूर्वी सीमा अगर देखें तो नेपाल से लगती है, ये वाला एरिया नेपाल से लगता है। और जो दक्षिण वाला इलाका है ये हमारा उत्तर प्रदेश से लगता है, जबकि इस साइड वाला इलाका यानी पश्चिम वाला इलाका हमारा हिमाचल प्रदेश से लगता है। तो आप लोग अगर ध्यान देखें तो रुद्रप्रयाग जो हमारा है वो लैंड लॉक्ड यानी स्थल आबद्ध जिला है। उत्तराखंड में 4 जिले ऐसे हैं जो स्थल आबद्ध हैं, यानी अपने ही जिलों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यानी ये 4 जिले हमारे उत्तराखंड के ऐसे हैं जो न किसी बाहरी राज्य से सीमा बनाते हैं, न किसी बाहरी देश से सीमा बनाते हैं। तो 4 जिले कौन से हैं? बी से हो गया हमारा बागेश्वर, आप लोग देख सकते हैं ये बागेश्वर वाला एरिया है। आर से हमारा रुद्रप्रयाग, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ए से आता है हमारा अल्मोड़ा, आप देख सकते हैं ये अल्मोड़ा। और टी से आता है हमारा टिहरी। तो इसका कोड मैंने आप लोग के लिए बना रखा है, जिसका कोड है, सबसे बेसिक बात, उत्तराखंड में कितने जिले ऐसे हैं जो स्थल आबद्ध हैं या भू आविष्टित क्षेत्र से घिरे हुए हैं या लैंड लॉक्ड हैं? तो 4 जिले हैं, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी। और रुद्रप्रयाग भी हमारा लैंड लॉक्ड जिला है। तो अब देखते हैं, ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इनको सुने, और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनते रहें, सारे नोट्स बनाने भी हैं आपने। और इसी के साथ जैसे ही हमारा जिला समाप्त होगा तो हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रुद्रप्रयाग जिले के बारे में। रुद्रप्रयाग जिले का गठन है 16 सितंबर 1997 को। ये किससे अलग होकर बना है? ये टिहरी, पौड़ी और चमोली के कुछ हिस्से लेकर रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया है। रुद्रप्रयाग के अन्य नाम अगर पूछे जाए हमसे तो रुद्रप्रयाग के अन्य नाम है पुनाड़ और रुद्रावर्त। महाभारत में रुद्रप्रयाग को रुद्रावर्त कहा गया है। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। 1989 में रुद्रप्रयाग तहसील बनी है। रुद्रप्रयाग नगर पंचायत 2002 में बनी है। और रुद्रप्रयाग नगर पालिका बनी है 2006 में। मैंने पंचप्रयाग वाला वीडियो आपको दिया था, तो रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग के जो पंचप्रयाग के लिए कोड बनता है, तो RAM बनता है रुद्रप्रयाग के लिए कोड। R से हो गया रुद्रप्रयाग, A से अलकनंदा और M से हो गया मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर ही हमारा रुद्रप्रयाग स्थित है। RAM, ध्यान दें सभी लोग। ये वीडियो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पंचप्रयाग वाला, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। अब देखें रुद्रप्रयाग की भौगोलिक स्थिति। तो क्षेत्रफल में ये 12वें स्थान पे है। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, रुद्रप्रयाग का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। और 13वां स्थान कौन सा है आप जरूर बताएं, और पहले स्थान पर भी कौन है ये भी जरूर बताएं। इससे पहले हमारी उत्तराखंड जीके की सीरीज चल रही थी जिसमें हमारे 9 वीडियो आ चुके हैं। पिछले 2 वीडियो प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड हैं, जो हमारा परीक्षा वाणी का चैप्टर है प्रमुख व्यक्तित्व, उसी के तहत 2 वीडियो आ चुके हैं। तो आज का रुद्रप्रयाग का वीडियो जैसे ही समाप्त होगा तो प्रमुख व्यक्ति से रिलेटेड अगले 2 वीडियो हमारे आ जाएंगे। तो जैसे ही प्रमुख व्यक्ति वाले अंतिम 2 वीडियो समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम एक और नया जिला देखेंगे जिसमें हम हरिद्वार के बारे में सीखेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार अपने नोट्स से हम पढ़ेंगे और उसके बाद आपके लिए प्रश्न लाए जाएंगे। तो सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें सभी लोग, बहुत मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए। अगली चीज़ देखते हैं, इसकी सीमा कितने जिलों से लगती है। तो रुद्रप्रयाग की जो सीमा है वो 4 जिलों से लगती है।
3 जिले तो वही हैं जिनसे मिलकर बना था। कौन कौन से? टिहरी, पौड़ी और चमोली। और इसके अलावा कौन सा है? उत्तरकाशी है। अगर आपको यही चीज़ अगर मैप में दिखा दें तो आप मैप में देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, टिहरी, चमोली और ये वाला एरिया पौड़ी है, और ये उत्तरकाशी से भी इसकी सीमा लगती है। तो कितने जिलों से इसकी सीमा लगती है? 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखते हैं रुद्रप्रयाग के प्रमुख बुग्याल, जिसमें है कसनी खर्क बुग्याल जो मदमेश्वर नाथ के पास में है, बर्मी बुग्याल, चोपता बुग्याल जो हमारे तुंगनाथ मंदिर के पास में है, और इसके अलावा एक और बुग्याल है मनणी बुग्याल। तो उत्तराखंड की जो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो है उसमें मैं पंचप्रयाग भी समझा चुका हूँ आपको, और बुग्याल भी समझा चुका हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक भी दे दूंगा। उत्तराखंड के लगभग मान के चलें 40 से अधिक बुग्याल हमने ट्रिक के माध्यम से सीखे हैं, पूरी कहानी के माध्यम से। तो वीडियो ज़रूर देखें आप लोग उत्तराखंड के बुग्याल वाला। अब देखते हैं कुछ यहाँ के प्रमुख गुफाएं, जिसमें है ब्रह्म गुफा और भीम गुफा। ये दोनों गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? केदारनाथ में गुफा, केदारनाथ के पास में स्थित हैं। और अगली जो गुफा है वो है कोटेश्वर गुफा, जो कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास में स्थित है। ये ध्यान दें सभी लोग। अब देखते हैं रुद्रप्रयाग की प्रमुख झीलें, जिसमें सबसे पहले है चौराबाड़ी ताल, जिसका अन्य नाम है सरवदी ताल, सरिया ताल या गांधी सरोवर। तो चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब गांधी जी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को, तो गांधी जी की अस्थियां यहाँ भी बहाई गई थी। तो इसी वजह से इस चौराबाड़ी ताल को या सरवदी ताल को या सरिया ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद अगली ताल देखते हैं हम, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग की, जिसका पुराणों में नाम है इंद्र सरोवर। अगली ताल आती है हमारी बासुकी ताल, जो कहाँ कहाँ विस्तृत है? टिहरी और रुद्रप्रयाग में। और ये जो हमारी बासुकी ताल है, इसका रंग कैसा है? इसका रंग है लाल रंग, याद रखें सभी लोग। इसके अलावा कुछ अन्य ताल देखते हैं, जैसे बदाणी ताल है, सुखदी ताल है, भेंक ताल या भेंकल ताल। ये भी ताल हमारी कहाँ स्थित हैं? ये सभी तालें हमारी रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। और भेंकल ताल याद रखें, इसका आकार कैसा है? इसका आकार अंडाकार है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इसी वजह से पॉइंट बनाए गए हैं। परीक्षा वाणी में जितने पॉइंट है वो भी कवर करे गए हैं। इसके अलावा जितने अतिरिक्त फैक्ट हो सकते हैं, मैंने सारे फैक्ट कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। तो सेशन बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है। अब जितने भी जिले बचे हुए हैं इसके अलावा जो आएंगे, वो सारे कंप्लीट नोट्स के माध्यम से आपको समझाए जाएंगे। हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते रहें। अब देखते हैं प्रमुख कुंड। तो पहला कुंड है गौरी कुंड, जो कि गर्म कुंड है। इसके अलावा है पार्वती कुंड। पार्वती कुंड के बाद आता है नंदी कुंड, जो कि ठंडा कुंड है। इसके अलावा आता है सरस्वती कुंड। ये सरस्वती कुंड त्रिजुगी नारायण मंदिर के पास में है, और यही त्रिजुगी नारायण मंदिर माना जाता है, इसी मंदिर में हमारी शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। किस मंदिर में? त्रिजुगी नारायण मंदिर में, याद रखें सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा कुछ और अगर आपको बताए जाएं कुंड, ये हंस कुंड है, रंभा या रेतस कुंड है, अमृत कुंड है। ये सारे कुंड हमारे केदारनाथ के पास में है। हंस कुंड, रंभा या रेतस या अमृत कुंड। उदक कुंड भी हमारा वहीं स्थित है, याद रखें, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। उदक कुंड भी केदारनाथ के पास में स्थित है। इसके अलावा एक और कुंड आता है हमारा भौरी अमोला कुंड। भौरी अमोला कुंड, याद रखें सभी लोग। अब देखते हैं रुद्रप्रयाग के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले है केदारनाथ, अभी इसके बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। इसके बाद आता है तुंगनाथ, उसके बाद आता है मदमहेश्वरनाथ। उत्तराखंड में शिवजी के 5 प्रमुख पूजा स्थल हैं। पूजा स्थल बहुत सारे हैं, कुछ प्रमुख पूजा स्थल हैं जिनको पंच केदार कहते हैं। तो पंच केदार से रिलेटेड वीडियो मैं आपको समझा भी चुका हूँ, आप लोग ज़रूर देखें। इससे पहले ट्रिक वाली वीडियो में उनके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। तो शिवजी के जो 5 पूजा स्थल हैं उसमें से 3 पूजा स्थल, जिसमें हमारा केदारनाथ, केदारनाथ के बाद तुंगनाथ और तुंगनाथ के बाद मदमहेश्वरनाथ, ये तीनों शिवजी के जो पूजा स्थल हैं रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। इसके अलावा अगर देखें अर्धनारेश्वर मंदिर है, जो गुप्त काशी के पास में है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर है, जो गुप्त काशी के पास में स्थित है। एक विश्वनाथ मंदिर हमारे उत्तर काशी में भी स्थित है, याद रखें, जिससे रिलेटेड सवाल अभी जो सचिवालय सुरक्षा वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है।
अगला है इसमें कालीमठ सिद्धपीठ, जो कि हमारे कालिदास जी का जन्म स्थल है, जिसे कविल्टा नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है एक और मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर। अगला मंदिर है बाणासुरगढ़ मंदिर, जो गुप्त काशी के पास में है। अगला मंदिर है हरियाली देवी मंदिर। उसके बाद अगला मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण हमारे शंकराचार्य जी ने करवा रखा है। और इसी के साथ एक नाला का बौद्ध स्तूप भी यहीं स्थित है। कहाँ? और रुद्रप्रयाग में स्थित है। याद रखें, ये सवाल थोड़ा अलग है, तो आने की संभावना है। अगर प्रमुख ग्लेशियर देखें तो प्रमुख ग्लेशियर में यहाँ है केदारनाथ, और उसके अलावा है चौराबाड़ी। याद रखें सभी लोग। अब देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी। तो केदारनाथ मंदिर के बारे में आपको बताया जाए तो इसे प्रथम मैंने आपको बताया था, शिव जी के 5 पूजा स्थल हैं, पंच केदार कहते हैं जिनको। तो उसमें प्रथम केदार है हमारा केदारनाथ, जिसका निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है, राजा जन्मेजय ने, जो कि पांडव वंश के राजा होते थे। महाभारत के वन पर्व में हमारे केदारनाथ को भृंग तुंग नाम से जाना गया है। और शिव जी के टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर भी है। तो जो पंच केदार हैं शिव जी के पूजा स्थल, तो उन सभी केदारों में क्या है, शिव जी ने जब बैल रूप धारण किया था, तो उनके कुछ अंगों की पूजा की जाती है। तो पंच केदार वाला वीडियो आप देख लें, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। अभी हमने जिला समझना है। तो यहाँ पर जो हमारा मंदिर है केदारनाथ मंदिर, यहाँ पर जो शिव जी का बैल रूप इन्होंने धारण किया था, उसमें पृष्ठ वाले भाग यानी पीठ वाले भाग की पूजा की जाती है। और जो हमारा केदारनाथ मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवा रखा है। अगर इस मंदिर की शैली पूछी जाए हमारे केदारनाथ मंदिर की, तो इसकी शैली है कत्यूरी शैली, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3584 मीटर। 3584 मीटर। अगला पॉइंट आता है, इसको मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, हमारे उत्तराखंड के प्रमुख स्थल और किन पहाड़ियों पर वो स्थल स्थित हैं। तो यह मंदिर हमारा भरतखंड, खर्चाखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। याद रखेंगे सभी लोग। यहाँ पर हमारे जो केदारनाथ मंदिर है, हमारे भगवान शिव जी की पूजा ब्रह्म कमल से की जाती है। ब्रह्म कमल हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। इसका वैज्ञानिक नाम किसी को पता है तो ज़रूर बताएं। और अगला पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर हमारे शिव जी की पंचमुखी प्रतिमा भी स्थित है। पंचमुखी प्रतिमा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये जो मंदिर है, इसमें भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग भी किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, गर्भगृह में जो मुख्य मंदिर है, वहां पर ग्रेनाइट की एक शिला है जो त्रिकोण के आकार की है। त्रिकोण के आकार की है। मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है, जो कि मैसूर यानी कर्नाटक के जंगम ब्राह्मण हैं। और जो हमारे रावल जो पुजारी हैं, इनका निवास स्थान है उखीमठ में। रुद्रप्रयाग में एक स्थान है उखीमठ, वहीं इनका निवास स्थान है। भगवान केदार का शीतकालीन पूजा स्थल अगर हमसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये ओंकारेश्वर शिव मंदिर उखीमठ में ही स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला देखते हैं, केदारनाथ में एक उत्सव भी मनाया जाता है, जिसको अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने 18वीं सदी में करवाया था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय, जिसका गठन 1948 में हुआ है, ये हमारे उखीमठ में स्थित है। कितने महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हैं। जो हमारे रावल पुजारी हैं, उनका निवास स्थान उखीमठ में है। भगवान केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल उखीमठ में है। और जो केदारनाथ मंदिर समिति है, उसका मुख्यालय भी उखीमठ में है। 1948 में इसका निर्माण हुआ था। तो सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करने हैं। अब कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। अन्य पॉइंट है हमारे, यहाँ पर कुंड है, शिव कुंड स्थित यहीं पर है। जो अभी मैंने आपको कुछ कुंड बताए थे, जिसमें शिव कुंड और रुधिर कुंड का रंग लाल है। अमृत कुंड भी यहीं पर स्थित है। और रेतस और हंस कुंड भी यहीं स्थित है केदारनाथ में। इसके अलावा उदक कुंड भी केदारनाथ में ही स्थित है। मंदिर के पास में ही एक महाशिला है, जिसको भैरव छाप भी कहा जाता है। और हमारे केदारनाथ मंदिर के पास में ही हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंतिम फैक्ट है, राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बना था। जो हमारा केदारनाथ मंदिर है, इसका निर्माण काल भी बताते हैं 12वीं से 13वीं शताब्दी के पास।
पंच केदार जो आपको मैंने बताए थे हमारे शिव जी के पूजा स्थल, तो ध्यान दें सभी लोग। तो इसमें है केदारनाथ जिसको प्रथम केदार भी कहते हैं, मदमेश्वर नाथ को द्वितीय केदार भी कहते हैं, इसके अलावा है तुंगनाथ, इसको तृतीय केदार कहते हैं। भगवान हमारे जो शिव जी हैं इनके 5 पूजा स्थल हैं, तो केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ और तुंगनाथ, इनकी स्थिति कहाँ पर है? इनकी स्थिति रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा बचे हुए जो दो पंच केदार हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ। रुद्रनाथ को चतुर्थ केदार और कल्पेश्वर नाथ को पंचम केदार भी कहते हैं। तो चौथा और जो पांचवा केदार है इनकी स्थिति है चमोली में। तो सवाल इस प्रकार से ही बन सकता है, पंच केदारों में कितने केदार चमोली में हैं? तो आप ध्यान रखें 2 केदार चमोली में हैं और 3 केदार हमारे रुद्रप्रयाग में हैं। तो आपको मैंने केदारनाथ के बारे में तो संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो अब देखते हैं जो हमारे रुद्रप्रयाग में है मदमेश्वर नाथ, तो इसे द्वितीय केदार कहते हैं, हम ये तो जान चुके हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है कि ये किस पर्वत शिखर पर स्थित है, तो इसके बारे में याद रखेंगे। मदमहेश्वर नाथ मंदिर जो शिवजी का पूजा स्थल है, जिसे द्वितीय केदार भी कहते हैं, यह चौखंबा पर्वत शिखर पर स्थित है। अगला पॉइंट आपको ध्यान होगा, हमने देखा था केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है, तो जो हमारा मदमेश्वर नाथ मंदिर है ये पांडव शैली में बना हुआ है। पांडव शैली में बना हुआ है, ध्यान देंगे सभी लोग। केदारनाथ में शिवजी के पृष्ठ भाग की पूजा होती थी, तो मदमेश्वर नाथ में ध्यान रखेंगे जिस भाग की पूजा होती है वो भाग है नाभि वाला भाग, नाभि भाग की पूजा होती है। और इसका शीतकालीन पूजा स्थल आपको बताया जाए तो हमारे मदमेश्वर नाथ का भी शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ स्थित है? ऊखी मठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऊखी मठ में स्थित है। अब देखते हैं तुंगनाथ के बारे में कुछ जानकारी, तो सारे पॉइंट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। इसे तृतीय केदार भी कहते हैं। अगला पॉइंट, तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है? तो तुंगनाथ स्थित है चंद्रशिला पर्वत पर, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। अगला पॉइंट आता है काफी इंपॉर्टेंट, यह उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3680 मीटर। अगला पॉइंट देखें, ये जो हमारा तुंगनाथ है वहां पर भुजाओं की पूजा होती है। याद रखें सभी लोग, किसकी पूजा होती है? भुजाओं की पूजा होती है। केदारनाथ में पीठ वाले भाग की पूजा, मदमेश्वर वाले में नाभि की पूजा, और तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा। अगला पॉइंट है तुंगनाथ मंदिर की शैली क्या है? तो इसकी शैली है, यानी किस तरीके से इसको बनाया गया है, तो इसकी शैली है कत्यूर शैली। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कत्यूर शैली। अगला पॉइंट आता है इसका शीतकालीन पूजा स्थल। प्रथम केदार और द्वितीय केदार का तो ऊखीमठ में है। जो हमारा तृतीय केदार है तुंगनाथ मंदिर, इसका जो शीतकालीन पूजा स्थल है मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ, ये रुद्रप्रयाग में ही है। मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में स्थित है। और इसी के पास में याद रखेंगे रावण शिला भी है, आपने याद रखना है। रावण शिला हमारे तुंगनाथ के पास में ही स्थित है, रावण शिला। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। और इस क्षेत्र को अगर आपने याद रखना है तो तुंगनाथ को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखें उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ मंदिर को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे, बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं मंदाकिनी नदी के बारे में कुछ जानकारी। प्रमुख नदी है हमारे रुद्रप्रयाग की, तो इसका उद्गम होता है, याद रखें सभी लोग, इसका उद्गम है मद्रांचल श्रेणी चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगला पॉइंट है इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। और हमारे प्रसिद्ध कवि हैं तुलसीदास जी, हमारी मंदाकिनी नदी को सुरसरी भी कहते हैं। सुरसरी, सुर मतलब देवता, सरी मतलब नदी, देव नदी भी कहा जा सकता है इसको। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर, लंबाई 72 किलोमीटर। इसका अन्य नाम है सुरसरी, और इसका अन्य नाम सुरसरी किसने दिया? हमारे तुलसीदास जी ने दिया है। अब इसके अलावा देखें इनकी कुछ सहायक नदियां, तो इसमें सबसे पहली है मधुगंगा, इसके बाद आती है लस्तर नदी, इसके बाद है रावण गंगा, उसके बाद है सोन या बासुकी नदी। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आपने ध्यान देना है।
तो मंदाकिनी और मधुगंगा का जहाँ पर संगम होता है उसी स्थल को कालीमठ कहते हैं। मंदाकिनी और लस्तर नदी का जहाँ पर संगम होता है उस स्थल को सूर्यप्रयाग कहते हैं। अगला पॉइंट है मंदाकिनी और सोन नदी, या इस सोन नदी को बासुकी भी कहा गया है, तो मंदाकिनी और बासुकी नदी के संगम को सोनप्रयाग कहा जाता है। तो पंचप्रयाग तो अलग प्रयाग है। इसके अलावा अगर पूछा जाता है हमसे सूर्यप्रयाग कहाँ स्थित है, तो सूर्यप्रयाग स्थित है रुद्रप्रयाग में। सोनप्रयाग कहाँ स्थित है, सोनप्रयाग भी हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट, सारे फैक्ट कवर होते हैं। एक और फैक्ट आपको बता देते हैं, फिर सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। अगर पूछा जाए पुरुष साक्षरता में नंबर 1 बताइए कौन सा जिला है, तो पुरुष साक्षरता में नंबर 1 जिला है हमारा रुद्रप्रयाग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब सीधे चलते हैं हमारे प्रश्नों पर। तो जिला मैंने आपको पूरा समझा दिया, इस वजह से आज के जो प्रश्न हैं उनमें आपको बिल्कुल भी एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ध्यान से चैप्टर पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो पहला सवाल है देवरिया ताल का अन्य नाम बताइए। तो इन प्रश्नों के माध्यम से भी जो छूट गई चीज़ें हैं, कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं हमारे रुद्रप्रयाग के, उनके बारे में यहाँ पर हम प्रश्नों से सीखने वाले हैं। तो पहला सवाल है, तो तुरंत सभी लोग जवाब देंगे, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। देवरिया ताल का अन्य नाम बताइए। देवरिया ताल का अन्य नाम बताइए, जिसको भी याद है ज़रूर बताएं। तो देवरिया ताल का अन्य नाम है, याद रखें सभी लोग, इंद्र सरोवर। देवरिया ताल का अन्य नाम क्या है, इंद्र सरोवर। अगला पॉइंट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, तो काली मठ में किन नदियों का संगम होता है, जल्दी जल्दी बताएं सभी लोग। काली मठ में किन नदियों का संगम होता है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको। काली मठ में किन नदियों का संगम होता है, काली मठ में किन नदियों का संगम होता है। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर संगम होता है मंदाकिनी और मधुगंगा नदी का संगम। तो सभी लोग तुरंत जवाब देंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगला सवाल देखते हैं, भतूज उत्सव, जिसको हमने अन्नकूट उत्सव भी कहा था, तो ये उत्सव कहाँ लगाया जाता है, कहाँ लगता है ये उत्सव, ये हमने बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भतूज उत्सव कहाँ लगता है, तो इसका सही जवाब है, ये उत्सव लगता है हमारे केदारनाथ में। कहाँ पर लगता है, केदारनाथ मंदिर में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, मिश्रित वन कृषि मॉडल किसने दिया। चौथा सवाल है आज का हमारा, मिश्रित वन कृषि मॉडल किसने दिया, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। तो इसका सही जवाब है जगत सिंह चौधरी। तो जगत सिंह चौधरी जी ने मिश्रित वन कृषि मॉडल भी दिया है। इन्हीं जगत सिंह जी की एक उपाधि भी है, इनको जंगली भी कहा जाता है, जगत सिंह जंगली भी कहा जाता है। सन 2000 में इन्हें, हमारे जगत सिंह चौधरी जी को 2000 में एक पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार। सन 2000 में जगत सिंह चौधरी जी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 2006 में जगत सिंह चौधरी जी को आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, अनिकेत समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ। रुद्रप्रयाग से ही प्रकाशित होता था ये। अनिकेत समाचार पत्र किस वर्ष से प्रकाशित हो रहा है, तो इसका सही जवाब है 1977, 1977। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज का हमारा छठा सवाल है, तो तुरंत जवाब भी देंगे सभी लोग। पत्थर बोलते हैं, इस रचना के लेखक बताइए। पत्थर बोलते हैं, इस रचना के लेखक बताइए। पत्थर बोलते हैं, तो इसका सही जवाब है उमा शंकर सतीश जी। उमा शंकर
सतीश जी, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाएगा तो वो कौन है? उमाशंकर सतीश जी हैं। ये सूरीनाम जगह एक है अमेरिका वाली साइड में, दक्षिण अमेरिका साइड में, तो उस वहीं ये रहते थे। इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं हमारे उमाशंकर सतीश जी की, तो जिसका नाम है, बहुत ध्यान से सुनना है, भारत के बाहर एक और भारत। भारत के बाहर एक और भारत। इसके अलावा सूरीनाम में हिंदी संस्कृति, हिंदी और भारतीय संस्कृति। एक और अन्य रचना इनकी अगर आपको बताई जाए तो इनकी एक और रचना है नया जमाना। नया जमाना किनकी है? उमाशंकर सतीश जी की। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां सवाल है। कुल हमारे 25 सवाल हैं। स्नो एंड स्नो, इस कहानी के रचनाकार बताइए। स्नो एंड स्नो, इस कहानी के रचनाकार बताइए। स्नो एंड स्नो, तो इसका सही जवाब है स्नो एंड स्नो कहानी के लेखक हैं हरिदत्त भट्ट शैलेश जी। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी। 19 सितंबर इनकी पुण्यतिथि होती है। तो इस दिवस को हमारे उत्तराखंड में याद रखेंगे साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश जी के पुण्यतिथि के रूप में उत्तराखंड साहित्य दिवस हम मनाते हैं। 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस किनकी याद में? हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की याद में। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य रचनाएं अगर आपको बताई जाएं तो अन्य रचनाएं हैं इनकी शिखर और शिखर, अभियान और अभियान, घूमते चेहरे, घाट घाट का पानी, बहुत सारे, मेरी सतरंगी 100 कहानियां, नौबत, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो स्नो एंड स्नो इसलिए फेमस है क्योंकि इस कहानी को BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, इंग्लैंड की एक संस्था है ये BBC, इन्होंने भी प्रकाशित किया था इसको। ये ध्यान दे, स्नो एंड स्नो इस वजह से फेमस है। हरिदत्त भट्ट शैलेश। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करे होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल कौन सा मंदिर है? तो ये तो मैंने आपको अभी बता रखा है थोड़ी देर पहले, तो सभी लोग तुरंत जवाब भी देते रहें। केदारनाथ मंदिर का या केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल कौन सा मंदिर है? आज का हमारा 8वां सवाल है, तुरंत जवाब देते रहें सभी लोग। केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल कौन सा मंदिर है? आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, तो वीडियो जब आप देखते हैं तो आप लोग ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो अच्छा लिखें, बुरा लगा है तो बुरा लिखें। जैसा भी आपको वीडियो लगा है ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रकार के वीडियो और लाने हैं, किस प्रकार का नोट्स आपके लिए लाने हैं, किस प्रकार की लैंग्वेज आपके लिए प्रयोग करनी है, किस प्रकार से आपकी तैयारी करानी है। तो केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल, तो इसका सही जवाब है ये ऊखीमठ में स्थित है। इसका नाम है ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर, केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऊखीमठ में स्थित है। अगला पॉइंट है, केदारनाथ मंदिर की शैली बताइए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, तो तुरंत लिख के बताएं सभी लोग। केदारनाथ मंदिर की शैली बताइए। केदारनाथ मंदिर की शैली बताइए। केदारनाथ मंदिर की शैली बताइए। हमारा जो सचिवालय वाला पेपर हुआ था उसकी आंसर की भी आ गई है। तो अगला वीडियो, वैसे मैंने आपको बता रखा है, प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड 2 वीडियो आएंगे, उसके बाद एक और जिला आएगा। तो इस संडे को आपके लिए उस पेपर का सॉल्यूशन लाया जा सकता है, जो हमारा अभी सचिवालय वाला पेपर हुआ था पिछले संडे को। अगर संडे को वीडियो नहीं आए तो सोमवार को ध्यान रखें, सोमवार को ज़रूर आएगी वीडियो। उस पेपर का सॉल्यूशन कराना भी आवश्यक है। तो केदारनाथ मंदिर की शैली है कत्यूर शैली, कत्यूर या कत्यूरी शैली, याद रखें सभी लोग। अगला पॉइंट भी केदारनाथ से रिलेटेड है,
महाभारत में केदारनाथ का नाम बताइए। टाइम वेस्ट बिल्कुल न करें। महाभारत में केदारनाथ का क्या नाम है? महाभारत में केदारनाथ का नाम क्या है? महाभारत में केदारनाथ का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस विषय में। तो महाभारत में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। भृंगतुंग कहा गया है। अगला सवाल है केदारनाथ मंदिर समिति। काफ़ी बढ़िया से आपको मैंने समझाया भी था। तो सवाल है केदारनाथ मंदिर समिति कब बनी थी, यानी किस वर्ष बनी थी? केदारनाथ मंदिर समिति किस वर्ष बनी थी? तुरंत जवाब दे सभी लोग। केदारनाथ मंदिर समिति कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर है 1948, 1948, 1948। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भी। रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं, उनका नाम बताना है हमने। कितनी नहीं पूछ रहा है ये, कौन कौन सी सीटें हैं उनका नाम बताना है हमने। रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं, उनका नाम बताइए। और रुद्रप्रयाग में विधानसभा की सीटें, तो इसको ध्यान रखना है। रुद्रप्रयाग में 2 सीटें हैं, तो कौन कौन सी हैं, क्या क्या नाम से हैं? तो पहली सीट तो है रुद्रप्रयाग और दूसरी सीट है केदारनाथ। केदारनाथ। तो आप लोग के कुछ पॉइंट आपके क्लियर कर देते हैं। 1997 में उत्तराखंड के 3 जिले बने थे। RCB से आप याद रखें। R से है रुद्रप्रयाग, C से है चंपावत और B से है बागेश्वर। आई रिपीट, 1997 में उत्तराखंड के 3 जिले बने हैं। RCB, R से रुद्रप्रयाग, C से चंपावत, B से बागेश्वर। तो इन तीनों जिलों में विधानसभा की सबसे कम सीटें, यानी 2-2 सीटें हैं इनमें। कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं, आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। महाभारत में रुद्रप्रयाग का क्या नाम है? अभी सवाल था महाभारत में केदारनाथ का नाम क्या है, तो अगला सवाल है महाभारत में हमारे रुद्रप्रयाग को किस नाम से जाना गया है? तो सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इसका आंसर बताया भी था, जब हमने पॉइंट पढ़े थे अपने जिले के, तो इसमें स्टार्टिंग में पॉइंट यही बताया था मैंने आपको। महाभारत में रुद्रप्रयाग का नाम, तो इसका सही जवाब है रुद्रावर्त। रुद्रावर्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आज का हमारा, केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। तो इससे पहले हमारे जितने पुराने वीडियो आए हैं, जितने प्रैक्टिस सेट आए हैं, परीक्षा वाणी की जो सीरीज चली है, जीके के 20 से अधिक पार्ट हमारे आ चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, प्रश्नों के माध्यम से हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अपनी तैयारी में लगे हैं, अगर कोई SSC की तैयारी में लगा हुआ है, पढ़ सकता है उनसे। रेलवे की तैयारी में है, उत्तराखंड की तैयारी में है, तो GS के सवाल उन्हीं से बनने वाले हैं, तो सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अगला सवाल है केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। तो इसका सही जवाब है 3584 मीटर, 3584। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय बताइए। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय बताइए, मतलब वो मुख्यालय कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग तुरंत जवाब देंगे। अभी हमने केदारनाथ के बारे में जब समझा था तो वहां पर बताया था आपको। तो इसका सही जवाब है केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है ऊखीमठ में। कहां पर स्थित है? ऊखीमठ में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 17वां सवाल, मदमहेश्वरनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? मदमहेश्वरनाथ मंदिर, मदमहेश्वरनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? अभी देखा था हमने, मैंने आपको पूरी डिटेल भी समझाई थी इसकी। मदमहेश्वरनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? मदमहेश्वरनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है चौखंबा।
चौखंबा पर्वत शिखर पर स्थित है मद महेश्वर नाथ मंदिर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तुंगनाथ मंदिर की, मैंने बताया था आपको, याद होगा, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो सवाल हमारे लिए यही है कि तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। तो बताइए सभी लोग, तुरंत जवाब दें। आज का 18वां सवाल है, तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई बताइए। तो इसका सही जवाब है 3680 मीटर। 3680 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काफ़ी डिटेल में, बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझा भी रखा है इस बारे में। तो अगला सवाल है हमारा, तुंगनाथ जो हमारा मंदिर है, इसका शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। तुंगनाथ मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तुंगनाथ मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल बताइए। तुंगनाथ मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल, तो इसका शीतकालीन पूजा स्थल है मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में। मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखना है, तभी आप आंसर बता पाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बासुकी व मंदाकिनी का संगम स्थल बताइए। यानी जो बासुकी और हमारी मंदाकिनी नदियां हैं, उनका संगम कहां पर होता है। बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल बताइए। बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल बताइए। तो आपको ज़रूर याद होगा, इस बासुकी नदी को हमने सोन नदी भी कहा था। तो ये जो बनता है क्षेत्र, उसको कहते हैं सोनप्रयाग। बासुकी और मंदाकिनी के संगम स्थल को कहते हैं सोनप्रयाग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के हमारे 21वें सवाल की तरफ। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम स्थल बताइए। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम बताइए। यानी जहां पर इनका संगम होता है वो स्थल कौन सा है। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम स्थल बताइए। तो जिसको भी आंसर पता है जरूर बताएं, आंसर नहीं पता है तो आपने नोट डाउन जरूर करना है। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम बताइए। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम बताइए। तो इसका सही जवाब है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि सही जवाब है, अगस्त्य मुनि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महाकवि कालिदास जी की तपस्थली बताइए। महाकवि कालिदास जी की, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको, महाकवि कालिदास जी की तपस्थली बताइए। महाकवि कालिदास जी की तपस्थली बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। आज का हमारा 22वां सवाल। तो इसका सही जवाब है कालीमठ। कालीमठ के पास में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। केदारनाथ आपदा किस वर्ष आई थी। आपने वर्ष बताना है, डिटेल में आपको ज़रूर बताऊंगा। केदारनाथ आपदा किस वर्ष आई थी, आपको ज़रूर याद होगा, बहुत नुकसान हुआ था। मंदिर परिसर के आसपास के एरिया को काफ़ी नुकसान हुआ था हमारे केदारनाथ में। तो उसका सही जवाब है 2013। इसकी डेट थी 16 से 17 जून। 16 से 17 जून के पास में। तो हुआ ये था, चौराबाड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूट गया था। तो अगर पूछेंगे नदी कौन सी थी, तो नदी कौन सी थी हमारी, नदी थी हमारी मंदाकिनी। अगला पॉइंट आता है आपदा से रिलेटेड। हमारी इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य के तौर पे। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है यानी भारतीय सेना है, उसने यहाँ पर बचाव कार्य के लिए चलाया था ऑपरेशन सूर्या होप। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी लोग ध्यान जरूर देंगे। और अगला पॉइंट आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसी आपदा से रिलेटेड हमारी सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में एक चैप्टर डाला था, उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से। उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से एक चैप्टर डाला है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में या प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बच्चों को, सभी लोगों को समझाया जा सके। रेन ऑफ टेरर
यानी आतंकित करने वाली बारिश, आतंकित करने वाली बारिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जनसंख्या में रुद्रप्रयाग का स्थान बताइए। जनसंख्या में रुद्रप्रयाग का स्थान बताइए। जनसंख्या में रुद्रप्रयाग का उत्तराखंड में स्थान बताइए, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जनसंख्या में रुद्रप्रयाग का स्थान बताइए, तो इसका सही जवाब है 13वां। यानी अगर देखें उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उन सभी जिलों में हमारा रुद्रप्रयाग अंतिम स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? अंतिम स्थान पर आता है। तो आज का अंतिम सवाल देखते हैं, आज का 25वां सवाल। रुद्रप्रयाग में कौन सी ताल अंडाकार है? रुद्रप्रयाग में कौन सी ताल अंडाकार है? तो इसका सही जवाब है, मैंने आपको बताया भी था, भैंक ताल या भैंकल ताल, भैंक ताल या भैंकल ताल। तो इसी के साथ हमारे रुद्रप्रयाग के संपूर्ण नोट्स और उन नोट्स के यानी पूरा जिला भी हमारा समाप्त होता है और उनका प्रैक्टिस सेट भी समाप्त होता है। तो आपको सेशन पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, ये नोट्स हमने अपने ही प्रोवाइड करा रखे हैं। ये सारे वीडियो जो भी हम पढ़ाते हैं, आगामी जितनी परीक्षाएं हैं, वीडियो, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पीसीएस, पटवारी, लेखपाल, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी लोग ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, नोट्स बनाने हैं, और अच्छा लगता है वीडियो तो उसको शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।